नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। वो कैब की सीरीज़ में आज हमारा डे 06 होने वाला है। और डे 06 स्टार्ट करने से पहले वो सारे बच्चे जो पहली बार इस क्लास में आए होंगे उनको मैं कहना चाहता हूँ, ये जो पूरी की पूरी सीरीज़ है वो बिल्कुल शुरू से देखना स्टार्ट कीजिए। अगर आप बिगनर हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब सीरीज़ आप शुरू से स्टार्ट करोगे अंत में जाकर इसे ख़त्म करोगे तो आपका पूरा जो वोकैब का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ये पूरा का पूरा सीरीज PYV है, मतलब प्रीवियस ईयर के वोकैब है। मैं 1999 से लेके अभी तक हुए SSC के एग्ज़ाम में जितने भी वोकैब पूछे गए, चाहे वन वर्ड, चाहे ईडियम, चाहे एंटोनिम्स एनोनिम्स, चाहे फिलर्स, चाहे होमफोन्स, वो सारा का सारा कलेक्शन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं एक तरफ से पढ़ा रहा हूँ जिसमें अगर कभी भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि SSC बहुत रिपीट करता है तो सब कुछ इंपॉर्टेंट वो सब कुछ आपको पढ़ना चाहिए। एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप डेली बाइट्स के फॉर्म में इसे कंज्यूम कर सके, इसे पढ़ सके, इसे रिवाइज कर सके। इस क्लास को पढ़ाते वक्त मैं आपको ये समझाते हुए चल रहा हूँ कि रिवीजन कैसे करना है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके इस सीरीज़ को कंटिन्यू करोगे मेरे साथ और समझदारी से सीरीज़ ख़त्म होते होते अगर इसे पढ़ाई करोगे तो आप ये देखोगे कि आपकी वोकैब की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इस वोकैब को पढ़ाने का एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं आपको डायग्राम के साथ पढ़ा लूँ, मैं थोड़ा सा आपको और समझाने में अलग अलग इंपॉर्टेंट सेक्शन समझा दूँ। लेकिन वो एक होता है ना 100% कंप्लीट होना किसी चीज़ का, वो पूरा नहीं हो पाता। और जब तक कोई चीज़ आप 100% कंप्लीट नहीं करते हो, सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हो, सिलेक्शन नहीं होता है। तो अगर आप सीक्वेंस में इसे पढ़ रहे हो और एक बार आपकी हैबिट बन गई इस तरीके से इसे पढ़ने का और आदत डल गया, तो मान के चलो कि आपकी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी वोकैब की। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं वोकैब डे 06 की। और मैं पहले एक डिस्क्लेमर बता दूं, ये क्लास ऐसी है जिसमें आपको बोरियत महसूस हो सकती है, मतलब थोड़ा पकाऊ लग सकता है क्योंकि वोकैब याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप थोड़े से जिद्दी आदमी ना, थोड़ी मेहनती आदमी हो तो इसे किया जा सकता है। तो आज हम टोटल 100 वर्ड्स सीखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के, और जिसमें से वापस हर रोज़ की तरह 20, 10, 60, 50, 60 और फिक्स प्रीपोजिशन 5, फ्रेजल वर्ब्स 5 और होमोफोन्स 3 रहने वाले हैं। अगर डे 05 तक अगर अपन देखें तो अपन ने तकरीबन 501 शब्द पढ़े हैं, जिसमें से कुछ ऐसा होगा तकरीबन 10 एक शब्द रिपीट हुआ है, मतलब 10 एक शब्द आपने वापस रिवाइज कर लिया है मेरी इसी क्लास में। मैं एक टेस्ट भी रखने वाला हूं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे जितनी वोकैब मैं आपको पढ़ा चुका हूं उसी पे बेस मैं एक लाइव टेस्ट रखने वाला हूं। किसी दिन रैंडम अनाउंस करूंगा लाइव टेस्ट का। तो जब आप इसे रिवाइज करके उस टेस्ट को दोगे और आप देखोगे कि वो अच्छा कर पा रहे हो कि अच्छा नहीं कर पा रहे, तब आप ये सीरीज बहुत इंजॉय कर पाओगे। चलो कंसिडर किया जाए कि जो आपका ये छोटा सा दिमाग है, ये छोटा सा दिमाग है, बाउल कंसिडर कीजिए। इसमें जो आपने 501 शब्द डाले हैं अभी तक, प्रीवियस क्लासेस तक, इन 500 शब्दों में से कितना इसके अंदर रह गया है। तो 500 शब्दों में से अगर आपने सही से तमीज़ में मेहनत की होगी तो 300 ऐसे शब्द होंगे जो इसके अंदर रह गए होंगे। अगर मैं इसको ऐसे बांट लूँ 200 + 300, तो 301 शब्द अभी आपके दिमाग में होंगे, पर जो 200 शब्द हैं वो लीक हो गए होंगे, निकल गए होंगे। तो आप क्या काम करो, एक रिवीजन वाला पाइपलाइन बनाओ। क्या बनाओ? रिवीजन वाला पाइपलाइन जो डेली आपको चाहिए होगा। फिर ये पाइपलाइन निकालो और रिवाइज करके इसको वापस 200 इसी में डाल लो। अगर ये नहीं डालोगे ना तो बात बनेगी नहीं। मतलब आप आगे तो पढ़ोगे, आज जो 100 शब्द पढ़ोगे उसके पहले आप ये 200 शब्द भूल जाओगे। तो जो आपने ऑलरेडी 200 पढ़ रखा है यार, उसको इस टाइम पे छोड़ना कहीं भी बुद्धिमानी का काम नहीं है। तो मतलब सबसे पहले आपको ये 200 जो शब्द आपने पढ़े हुए हैं, अगर ये आपको भूल रहा है तो ये आपको वापस रिवाइज करके आपके अपने खुद के ब्रेन में डालना पड़ेगा। 2-3-4 बार रिवाइज करोगे आपको याद रहने लगेगा। तो रिवीजन करने सीखना पड़ेगा। टोटल जो टाइम आपको चाहिए इस क्लास को करने और रिवाइज करने में तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट के आसपास डेली मेरे साथ चाहिए होगा। आप इसे दो मेरे साथ, अगर आप इसे मेरे साथ दोगे तो मैं आपको रिजल्ट दे दूंगा। आप मुझे अगर दोगे तो मैं आपको आपका रिजल्ट दे दूंगा पक्का। मतलब आप इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके और स्पेशली वोकैब को लेके कभी ऐसा नहीं कहोगे कि सर मैं एग्जाम में गया हूँ मेरा वोकैब नहीं फंसा हुआ है। आपका 100% वोकैब फंसेगा। आप मुझे टाइम दो, मैं आपको रिजल्ट देता हूँ। आप मुझे टाइम दो, मैं आपको रिजल्ट देता हूँ। ये तो वैसा हो गया, आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। नहीं, अच्छी बात है यार, लोगों ने खून दिया, आज़ादी मिली, आप हमें समय दो, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। देखो अपन यार ये लड़ाई लड़ा के आए हैं तो अपने को पता है यार कि कैसे जाना है। जैसे बहुत सारे बच्चे बिल्कुल शुरुआती दौर पे आए हुए हैं, उनको ये पता भी नहीं चलता यार 1 साल 2 साल कैसे निकल जाता है। तो अपना समय बचाना है तो ज़रूरी है कि ऐसे आदमी के साथ चलो जिसने वो सफ़र तय किया हुआ है। तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। आज का 1 वर्ड स्टार्ट करते हैं।
ठीक है ना। बहुत मैंने सजाया वजाया नहीं है क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम रहता है, आपको पढ़ाना भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ऐसे में मैं समझाते हुए चलता हूँ। देखो एक बहुत वैसा वन वर्ड आया था एक बार, प्लेसिंग ए थिंग बिसाइड अनदर। कोई एक चीज़ रखी हुई है, इसके बाजू में दूसरी जब चीज़ हम रखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, जुक्स्टापोज बोलते हैं, बगल में रखना जिसको बोलते हैं, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जुक्स्टापोज। तो पोज तो याद रहता ही, आजकल लड़कियां बहुत पोज देती हैं, उससे आप पोज याद रख सकते हो, ठीक है ना। अब आजू बाजू में पोज रख रही हैं तो आप जुक्स्टापोज कर रहे हो कि दो लड़कियां आजू बाजू में, तो इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हो कि एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के बगल में रखने को बोलते हैं जुक्स्टापोज करना, मतलब उसको दूसरे के बाजू में पोजीशन कर रहे हो। वन हु डैमेज थिंग्स, जो एक ऐसा आदमी जो किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाता है उसको क्या बोलते हैं। सैबोटेज करना एक शब्द होता है जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आता है, सैबोटेज करना। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। जब किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, सैबोटेज बोलते हैं। SABOTAG स्पेलिंग है। और जो बंदा नुकसान पहुंचाता है उसको सैबोटियर बोलते हैं, SABOTEOR, तोड़फोड़ करने वाला। तो ये शब्द भी याद रखो, साथ में ये भी शब्द याद रखो। ये सैबोटियर का मतलब एक पर्सन है जो नुकसान पहुंचा रहा है, और ये प्रोसेस है जिसमें आप किसी चीज़ को नुकसान कर रहे हो। चलो आगे की तरफ चलते हैं, अगले वन वर्ड की तरफ। द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय ए पर्सन। पहला जो स्पीच है जब आप डिलीवर करते हो, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारा काम करते हैं, फिर पहली बार ऐसा होता है जब हम एक स्टेज पे खड़े होते हैं और हम डिलीवर करते हैं, पहली स्पीच होती है। तो जो पहली स्पीच होती है उसको बोलते हैं मेडन स्पीच, प्रथम भाषण, मेडन स्पीच बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलें। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब हो गया, मतलब कोलाहल, आप समझ रहे हो, कोलाहल हिंदी में एक शब्द होता है, बचपन में अपन ने सीखा है। कह क्या रहा है, वाइल्ड और नॉइजी। वाइल्ड एंड नॉइजी का मतलब है कि बहुत जोर जोर से हंगामा हो रहा हो और इस तरीके का पैनिक क्रिएट हो। जैसे मान लो एक मीटिंग चल रही है, मीटिंग में कभी आपने संसद देखा है, संसद देखा है, संसद में जब किसी मुद्दे को लेके बहस होती है तो बहुत तेजी से लड़ाई चलती है, फिर धीरे धीरे वन बाय वन करके सारे के सारे सांसद उस बात और उस मुद्दे को लड़ना चालू करते हैं। जैसे बीजेपी कांग्रेस में कभी लड़ाई हो जाए तो बहुत तेजी से संसद में सब खड़े होकर जो है शोर करने लगते हैं, और बहुत मतलब बहुत इधर उधर जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग पन्ना फेंकने लगते हैं, कागज़ें फेंकने लगते हैं। तो वो वाला जो सीन आता है ना, उसको देख के आपको समझना पड़ेगा उस टाइम पे क्या होता है, पैंडीमोनियम होती है, कोलाहल होता है संसद के अंदर। मतलब एक तरीके से पूरा तहस नहस हो जाता है, इतना शोरगुल होना चालू होता है। तो जब वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर हो तो उसको क्या बोलते हैं, पैंडीमोनियम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला बन रहा है जनरल व्यू ऑफ ए पर्सन्स कैरेक्टर। यार कई बार हम बोलते हैं ना प्रोफाइल क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है, तो वही है, एक सिंगल स्टेटमेंट है, जनरल व्यू ऑफ ए पर्सन करेक्शन। किसी पर्सन के कैरेक्टर का अगर जनरल व्यूज आप देख रहे हो तो प्रोफाइल, उसका रूपरेखा बोलते हैं। एक और वन वर्ड पूछा गया था, न्यूज़पेपर विथ स्मॉल पेजेस। एक ऐसा न्यूज़पेपर जो छोटे पेजेस में आता है, मतलब उसके पेज बहुत छोटे छोटे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टैबलॉयड बोलते हैं, जिसको छोटा अखबार बोलते हैं। इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं। जब भी आपके पास स्टडी आए तो आपको एक और सफिक्स बताया गया था कि उसके साथ हम क्या देखते हैं, लॉजी बोलते हैं। और अगर मैं पिछली क्लास से एक बार आपको अध्ययन कराना चाहूँ तो लैंग्वेज की स्थिति को आपको मैंने बताया था कि वहाँ लॉजी ऐड नहीं होता, उसको लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। याद है, पिछली क्लास में ही पढ़ाया था, लिंग्विस्टिक याद है, भाषा के अध्ययन को लिंग्विस्टिक बोलते हैं। जबकि यहाँ पे इंसेक्ट्स के स्टडी को क्या बोलेंगे, लॉजी तो आना चाहिए, देखो लॉजी लगा हुआ है, इंटमोलॉजी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इंटमो। तो इंसेक्ट के लिए जो शब्द याद आपको रखना पड़ेगा वो इंटमो शब्द याद रखना पड़ेगा, ENTOMO। इंसेक्ट के लिए जो शब्द है वो क्या है, ENTOMO, इंटमो। और इसी में हम क्या जोड़ेंगे, हम इसी में लॉजी जोड़ेंगे। तो इंसेक्ट से जो रिलेटेड शब्द है वो है इंटमो, और साथ में हम लॉजी जोड़ेंगे तो इंटमोलॉजी हो जाएगी, जिसमें कीट विज्ञान बोलते हैं। और ये ऐसी साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम इंसेक्ट्स का, कीट का अध्ययन करते हैं। मिलिट्री वेकिंग अप सिग्नल्स इन द मॉर्निंग, उसको रिवेली बोलते हैं, जगाने का बिगुल बोलते हैं, REVEILLE। इसकी स्पेलिंग भी याद रख लो, REVE। रेवी याद कर सकते हो, फिर आइली याद कर सकते हो। ऐसे स्पेलिंग याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है तो इसको ब्रेक करके याद करो, रेवी याद कर सकते हो, आइली, रिवेली बोलते हैं।
अच्छा, आपने भाग मिल्खा भाग देखा है? उसमें सुबह सुबह एक घंटी बजती है और जिसके बाद सारे के सारे लोग जो है बाहर आ जाते हैं। वैसे भी जो मिलिट्री वाले बंदे हैं उनको तो पता होगा कि सुबह सुबह उनको उठाने के लिए एक साउंड बजाया जाता है, हार्न बजता है, तो सारे के सारे लोग मैदान में दौड़ने लगते हैं। तो वही एक वन वर्ड में पूछा गया था कि मिलिट्री की वेकिंग अप सिग्नल जो होती है मॉर्निंग में, जो होती है, जो उनको जगाने के लिए जो सिग्नल बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको एक शब्द में रिवेली बोलते हैं। जगाने वाला बिगुल होता है मिलिट्री के लिए स्पेशली। द साउंड ऑफ फ्यूनरल बेल, द साउंड ऑफ फ्यूनरल बेल। फ्यूनरल का मतलब क्या होता है? जब आप किसी का दाह संस्कार करते हो उस वक्त जो साउंड बजाई जाती है, जो घंटी बजाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेल। उसको क्या बोलते हैं? नेल। इसमें के साइलेंट रहता है, तो शोक सूचक घंटे की ध्वनि होती है, इसको बोलते हैं। ये बहुत आसान है यार, याद रह जाएगा यार। नेल याद करने में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। ए वे ऑफ आर्गुइंग इन विच टू स्टेटमेंट्स आर यूज्ड फॉर प्रूविंग दैट ए थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। सिलोगिज्म, न्याय वाक्य। आपको पता है कि जब आप रीजनिंग पढ़ते हो तो उसमें एक चैप्टर का नाम आता है सिलोगिज्म। कुछ लोग इसको सिलॉग सिंपल बोलते हैं, ठीक है ना, और कुछ लोग सिलॉजिज्म बोलते हैं, सिलॉगिज्म बोलते हैं कुछ लोग। ये एक चैप्टर है आपका जो उसमें आता है। उसमें होता क्या है, अगर आपको ध्यान हो तो उसमें दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, फिर तीसरा स्टेटमेंट देके पूछा जाता है स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, या दोनों सही है। इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट जरा ध्यान से पढ़ना। ए वे ऑफ आर्गुइंग मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें हम आर्गू कर रहे हैं, इन विच, जिसके अंदर दो स्टेटमेंट्स आर यूज्ड फॉर प्रूविंग दैट, दो स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं कि तीसरा स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है। हिंदी में से याद कर सकते हैं न्याय वाक्य। मतलब हम क्या काम कर रहे हैं? हम आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई स्टेटमेंट 1 ने स्टेटमेंट 2 दे दिया, स्टेटमेंट 3 सही है या नहीं सही है। और जिस किसी ने भी मतलब अभी तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जो 1 आध साल से हो गया तैयारी करते हुए, वो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ गए होंगे, तो जैसे ही ये स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे वैसे ही अगर उनको ऑप्शन में मिलेगा आसानी से टिक कर लेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ते वक्त यही तो समझना है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, फिर स्टेटमेंट 3 दिया जाता है, 1 सही है, 2 सही है, 1 2 सही है कि नहीं सही है। तो उसमें कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, कथन 1 कथन 2 को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके का डिस्कशन होता है इस चैप्टर के अंदर, जिसको हम सिलोगिज्म बोलते हैं। चलें आगे चलें। अगला है ए वेरी स्मॉल फिश। बहुत छोटी सी फिश को क्या बोलते हैं? टिडलर बोलते हैं, बच्चा। और टोडलर भी शब्द आता है एक, जिसको भी बच्चा बोलते हैं। तो अगर मछली का छोटा बच्चा है उसको टिडलर बोलते हैं। अब बात हो रही गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री बाय रिलीजियस लीडर। तो देखो, क्रेसी का मतलब होता है शासन, क्रेसी का मतलब होता है शासन। अब जब बात जहां पे रिलीजन की आती है वहां पे थियो शब्द का इस्तेमाल होता है। गॉड का या रिलीजन का जब बात आती है तो थियो इसको रिप्रेजेंट करना है, और क्रेसी का मतलब शासन। अब बात हो रही है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो कंट्री में हो, किसके थ्रू? रिलीजियस लीडर्स के थ्रू हो। और अगर रिलीजियस लीडर के थ्रू होने का मतलब ये हो गया वो एक तरीके के भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। जो रिलीजियस लोग होते हैं वो भगवान को, अनुयायी जिनको बोलते हैं, वो एक तरीके के भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे? थियोक्रेसी बोलते हैं। थियो गॉड को रिप्रेजेंट करता है, थियो धर्म को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि शासन की बात हो रही तो क्रेसी सफिक्स लगाते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा थियो एंड देन क्रेसी। अगला है स्टेटमेंट, एनी वर्टिब्रेट दैट हैज 4 लिम्स डिसेंडेड फ्रॉम 4 लिम्ड एंसेस्टर, जैसे स्नेक हो गया, वेल हो गया, ये हो गया, इनको क्या बोलते हैं? इनको टेट्रापॉड बोलते हैं, चौपाए वाला। अब ये वाला जो टर्म है, अगर आप देखो, अगर आपने बायोलॉजी सही से पढ़ रखा है, अगर बायोलॉजी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बायोलॉजी बोलते हैं, अपन हिंदी भाषी बच्चे बायोलॉजी सिंपली पढ़ते हैं। जैसे मेरे इधर जो आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर मिलेंगे जो आपके कोर्सेज में पढ़ाते हैं, उसको बायोलॉजी बोलते हैं। मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत सही है। और सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाते हैं तो उन्होंने मतलब अपने वाले इंग्लिश वर्जन को बायोलॉजी पढ़ाया है। तो 11-12 वाले टीचर तो मेरे को बहुत पसंद आए, तो उनसे मैंने कोर्स बनवाया पूरा अच्छी तरीके से, ताकि वो अच्छे से समझा पाए। वो बोलते हैं बायोलॉजी। तो बोलने का अपना अपना तरीका है, प्रैक्टिस पे सब कुछ हो जाता है। ये मेडिकल का टर्म है यार, टेट्रापॉड होते हैं, चौपाए वाले बोलते हैं, जिसके अंदर आप सिंपल याद रख सकते हो कि एनी वर्टिब्रेट। अब यहाँ वर्टिब्रेट बायो में डिफाइन करना पड़ेगा आपको, बायोलॉजी वाले टीचर आपको वर्टिब्रेट समझाएंगे, मैं तो भूल भी गया हूँ, ठीक है ना। दैट हैज़ 4 लिम्स, जिनके 4 लिम्स होते हैं। डिसेंडेड फ्रॉम 4 लिम्ड एंसेस्टर, जो डिसेंडेंट होते हैं, मतलब जो ऊपर वाले एंसेस्टर से नीचे आते हैं। लिम्ड एंसेस्टर्स जैसे स्नैक हो गया, वेल हो गया, समझ में आया। एक और आपके एग्जाम में आया था, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्त्रियों के दल को बेबी बोलते हैं, BEVY, बेबी।
ये स्त्रियों का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। अगला है बिलीव दैट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड। एक ऐसा भरोसा जिसमें ये बोला जाता है कि लड़ाई हो, वायलेंस हो, ये जस्टिफाइड नहीं है। मतलब एक ऐसा आदमी जो शांति प्रिय हो, शांति प्रिय हो। इसके लिए जो शब्द आता है पैसिफिज्म आता है, शांतिवाद होता है, जो मतलब शांतिवादी को लड़ाई ना हो, वार ना हो, वायलेंस ना हो, उसको प्रमोट करता हो। इस तरीके की विचारधारा को क्या बोलते हैं? पैसिफिज्म बोलते हैं। एक शब्द आता है पैसिफाई। पैसिफाई, पैसिफाई करने का मतलब होता है किसी को शांत करना, शांत करना। इस तरीके की विचारधारा को पैसिफिज्म बोलते हैं, जो इसी से बना हुआ है। ये एक विचारधारा है जिसमें ये माना जाता है कि लड़ाई और वायलेंस से कुछ नहीं होता है, हर आदमी को शांति और सुख से रहना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसी के साथ मेरे को याद आ जाता है कभी कभी हेडोनिस्ट एक शब्द है, अगर आप रिकॉल करो, हेडोनिस्ट क्या आपको याद है? एक ऐसा बंदा जो सुख को प्रमोट करता हो, जिसको सिर्फ प्लीजर से मतलब हो, तो सुखवादी इसको बोलते हैं। तो जब आप याद करना चालू करते हो ना, तो धीरे धीरे पीछे वाले जो शब्द है वो भी याद आते रहते हैं। अब सोचो मैंने कितने साल पहले पढ़ा होगा, कितने साल पहले मैंने पढ़ा होगा, और कितना सही से वो सारे के सारे वन वर्ड अपने को याद है। बहुत मेहनत किया था उस टाइम पे अपन ने यार, इसको पढ़ाई करने में, इसको याद करने में। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, आपको मेहनत लगेगी। अगला जरा ध्यान से देखिए, अगला वन वर्ड क्या है? ए वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और ए रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया। फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, इसको बोलते हैं डाइक, तटबंध करना किसी चीज़ को। तो ये वॉल एक ऐसी वॉल जो बिल्ड किया जाता है समुद्र के पास या रिवर के पास जो है, ताकि वो मतलब फ्लड ना हो एरिया के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइक। आप बोलोगे कि सर डैम भी तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? डैम भी तो बोलते हैं, जिसको बांध बोलते हैं। ये नदी के ऊपर बनाया जाता है ना। जो डैम होता है वो पानी को कंट्रोल करता है। आपने देखा है ना, जैसे मान लो नदी इधर से इधर बह रही हो, तो क्या होता है कि डैम बना के ये पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। और ये डैम जैसे बहुत ज़्यादा जब पानी आग का फ्लो आ रहा होता है तो ये डैम खोल दिया जाता है, पानी मूव करता है। तो ये पानी के बहाव को कंट्रोल करता है, एक तरीके से आपका जो फ्लड है ना वो भी कंट्रोल करता है। पर यहाँ पे बात क्या हो रही है? वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और ए रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया। मतलब एक ऐसी वॉल बिल्ड किया जाए, साइड में भी बिल्ड किया जा सकता है कहीं, जो स्पेशली फ्लड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो उसको डाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तटबंध करना। यहाँ तट पे तट को आप एक तरीके से बंद कर रहे हो ताकि आगे ना जा सके। जो डैम होता है आपने देखा है मिड में बनाते हैं अपन, ऐसे किनारे पे तो बनाते नहीं है। तो डाइक का अगर सिनोनिम पूछा जाए कि डाइक का सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो डैम हो सकता है, क्योंकि पर्पस डैम का भी होता है जो फ्लड को आप कंट्रोल करो, फ्लड को भी आप कंट्रोल करो। क्योंकि अगर मान लो अगर आपने डैम पूरा बंद कर रखा है, पानी का बहाव बहुत तेज है, तो लेफ्ट राइट से मूव करेगा, जब उसे खोलोगे तो पानी फ्लो में निकल जाएगा। तो डाइक और डैम के बीच का डिफरेंस समझ पाए हो आप? उसके बाद आगे चलते हैं। ए स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट। एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो आई साइट को टेस्ट करता है। आप ये जो है इसमें कंफ्यूजन भी आता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट इसको बोलते हैं, दृष्टि विशेषज्ञ। एक और भी आता है जिसको ऑप्टिशियन बोलते हैं। ध्यान से देखना, कंफ्यूजन बहुत होगा। ए स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट। एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो है क्या कहते हैं, जो आंखों का टेस्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? दृष्टि विशेषज्ञ। ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो मीटर का मतलब टेस्ट करने से एक सेंस मिलता है। तो मीटरिस्ट मतलब मीटर मेजर कर रहा है, तो ऑप्टो आंख के लिए आता है। तो आंख को मेजर करने वाला जो बंदा है, जो आंख को मॉनिटर करता है, आंख को टेस्ट करता है, उसको ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। सवाल ये है आपके साथ, कल भी एक होमवर्क दिया था मैंने और आज भी दूसरा होमवर्क दे रहा हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में, कि ऑप्टिशियन किसको कहते हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। मतलब ये बहुत जनरल शब्द है जो हर गली मोहल्ले में आपको देखने को मिलता होगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऑप्टिशियन किसको कहते हैं। अगला वन वर्ड है कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर। अच्छा, अगर हम बात बोले इस शब्द, कई सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको इस शब्द का मतलब ही नहीं पता होगा। इसका मतलब था शुरुआत होना। क्या होना? शुरुआत होना। कमेंस होने का मतलब होता है शुरुआत होना। कमेंस की स्पेलिंग हो गई, कमेंस का मतलब होता है शुरुआत होना। इसमें जोड़ा गया है MENT। ये क्या होता है? ये प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी चीज़ की शुरुआत होना।
या शुरुआत होने का प्रोसेस। तो क्या बोल रहा है, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड, दो ऐसे वर्ड्स है जो आजू बाजू हैं जिनमें शुरुआत हो रही है किसकी, विद द सेम लेटर, जो कि सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, एलिटरेशन। एलिटरेशन, इसको कैसे याद कर सकते हो, आल है तो आल को हमने एली बना दिया, ALLI, एली। या फिर आल इटरेशन कह सकते हो, आल इटरेशन, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। आल आई रशन, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। स्पेलिंग याद करना बहुत जरूरी है। तो अपनी स्टाइल में आप इसके मेमोनिक बना सकते हो। मैं तो ऐसे ही याद करता था अपने समय में, स्पेलिंग याद करने के थे। तो अलिटरेशन से मुझे याद रह गया। फिर जैसे ही मैंने इसका हिंदी पढ़ा अनुप्रास, तो मुझे याद आया बचपन में अपन हिंदी पढ़ रहे थे अनुप्रास अलंकार। तो याद आया उस टाइम पे अपने को कनक के 100 गुने। तो जैसे यहाँ पे आगे भी है, मैं भूल गया हूँ, कनक के 100 गुनी। फिर उसका वो आता है ना कि सोना है और धतूरा दोनों कनक से ही बनता है, एक को खाए बौराता है आदमी और एक को पा के बौराता है आदमी। वो याद है बचपन में जब अपन 11वीं 12वीं पढ़ते थे तो ये वाला अनुप्रास अलंकार में पढ़ाया जाता है। तो ये भी कैसे स्टार्ट हो रहा है, ये भी कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो इसको देख के बताते हैं कि अनुप्रास अलंकार है, सेम अक्षर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको इंग्लिश में पूछा गया है कि कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। अंग्रेजी में अनुप्रास को क्या बोलते हैं, एलिटरेशन, कि सेम लेटर से अगर दो एडजेसेंट शब्द अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे, अनुप्रास बोलेंगे, एलिटरेशन बोलेंगे इंग्लिश में। आई होप आप इसे याद कर पाओगे। अगला है लिविंग ऑन द लैंड ऑन द ग्राउंड रेदर देन इन वाटर ऑन ट्रीज इन द एयर। लिविंग ऑन द लैंड ऑन द ग्राउंड रेदर देन इन, मतलब बोल ये रहा है कि स्थल पे रहने वाले को क्या बोलते हैं, तो टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, पृथ्वी संबंधी। लिविंग ऑन द लैंड ऑन द ग्राउंड रेदर देन इन वाटर ऑन ट्रीज इन द एयर, कि वो जो है जो रहते हैं कहाँ पे, लैंड पे रहते हैं या तो जमीन पे रहते हैं। रादर देन का मतलब कहाँ कहाँ नहीं रहते हैं, वाटर में नहीं रहते हैं, ट्रीज पे नहीं रहते हैं या हवा में नहीं रहते हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं उनकी जो जमीन पे रहते हैं, समझ में आया। तो उनको क्या बोलते हैं, पृथ्वी संबंधी या टेरेस्ट्रियल। अगला है बिकम और मेक ग्रेटर इन इंटेंसिटी, नंबर, अमाउंट और वॉल्यूम। बिकम और मेक ग्रेटर इन इंटेंसिटी, नंबर, अमाउंट और वॉल्यूम। ज्यादा होना किसमें, इंटेंसिटी में ज्यादा होना, नंबर में ज्यादा होना, अमाउंट में ज्यादा होना या वॉल्यूम में ज्यादा होना। इसके लिए एक वर्ड क्या कह सकते हो, इसके लिए एक वर्ड स्वेल कह सकते हो, प्रफुल्लित हो, ज्यादा होना। तो स्वेल का मतलब क्या हो गया, स्वेल मेरे को याद है, स्वेलिंग से स्वेल याद रह जाता है कि फूलना, बड़ा होना, इंटेंसिफाई होना। तो वहां से याद रख सकते हो कि बिकम और मेक ग्रेटर, किसी चीज की इंटेंसिटी का बड़ा होना, नंबर का बड़ा होना, अमाउंट का बड़ा होना, वॉल्यूम का बड़ा होना, इसको क्या बोलते हैं, स्वेल करना बोलेंगे। तो जब भी कोई चीज़ स्वेल करती है इसका मतलब है कि वो बड़ा हो रही है। किस में बड़ी हो रही है, वो इंटेंसिटी में बड़ी हो रही है, नंबर में बड़ी हो रही है, अमाउंट में बड़ी हो रही है या वॉल्यूम में बड़ी हो रही है। समझ में आया। तो ये रहे आज के वन वर्ड। अब हम बात करेंगे इडियम्स की। चलो इडियम्स पढ़ते हैं कुछ और इडियम जानते हैं कि PYV में किस किस तरीके के इडियम्स आए हुए हैं। पहला है टू बी ऑलवेज वंस बैक एंड कॉल। टू बी ऑलवेज वंस बैक एंड कॉल, यहां से देख के साफ साफ पता चलता है कि किसी के बुलावे पे तत्पर रहना, किसी के बुलावे पे तत्पर रहना, हमेशा किसी के आदेश का पालन करने के लिए तैयार रहना। इंग्लिश में क्या कहेंगे, एट वंस डिस्पोजल, रेडी टू सर्व वंस मास्टर, मतलब अपने मास्टर के सर्विस के लिए तैयार रहना। एट वंस डिस्पोजल, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये अपने आप में फ्रेज है, ये भी अपने आप में फ्रेज है, तो इसके ऑप्शन में ये दूसरा फ्रेज दे सकता है जिसकी सेम मीनिंग है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो हिंदी में से याद रख सकते हैं, टू बी ऑलवेज वंस बैक एंड कॉल, इसका मतलब है किसी की सर्विस के लिए तैयार रहना। एट वंस डिस्पोजल का मतलब है किसी के कॉल पे तुरंत सुन के आ जाना। तो योर चाइल्ड मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट ऑलवेज बी एट हिज बैक एंड कॉल फॉर एवरी लिटिल थिंग्स। आपके बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि आप हमेशा ऐसे नहीं हो सकते हो कि अपने बच्चे के जो है
बैक एंड कॉल पे हमेशा अवेलेबल हो जाए, मतलब जब वो चाहे, जब वो बुलाए तब उसकी सर्विस के लिए अवेलेबल हो जाए। ये यहाँ पे जो चर्चा है वो गुड सेंस में है थोड़ा, कि मतलब एक बाप का बेटे के लिए अवेलेबल होने का मतलब हो गया कि नहीं ठीक है सपोर्ट देना। तो दो तरीके का सपोर्ट हुआ इसको गुड सेंस में। जैसे कोई नौकर सपोर्ट देता है बैक एंड कॉल में तो वो निगेटिव सेंस में होता है, पर फादर अगर पिताजी के कॉल पे आ रहा है तो मतलब वो पॉजिटिव सेंस में। तो दोनों सेंस में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, निगेटिव सेंस में और पॉजिटिव सेंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं कि जब मैं अपने समय तैयारी करता था तो जब वीडियोस ऐसा देखता था, जब कोई बोलता था कि ये निगेटिव सेंस है, ये पॉजिटिव सेंस है, तो मेरे को तो निगेटिव सेंस भी नहीं समझ में आता था, पॉजिटिव सेंस में भी नहीं समझ में आता था। आज मैं यही चीज़ लेके आपको समझा रहा हूँ कि ये निगेटिव सेंस होता है, ये पॉजिटिव सेंस होता है। पॉजिटिव सेंस जो अपने को अच्छा लगे, निगेटिव सेंस जो अपने को अच्छा ना लगे। जो कानों को मधुर लगे उसे पॉजिटिव बोलते हैं, जो कानों को मधुर ना लगे उसे। अब जैसे मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरा जो नौकर है मेरी सर्विस पे आ गया तुरंत ही, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है, पर उसके लिए निगेटिव है ना। अरे यार कब यार, जब मैं देखो तब मालिक बुला लेते हैं, तो वो एक थॉट थोड़ा सा निगेटिव में जाता है। पर जब हम पिता के सेंस में बात करते हैं, पिता अपने बच्चे के सर्विस के लिए अवेलेबल, इसका मतलब मोहब्बत के सेंस में डिस्कशन करते हैं दोनों साइड से। इसमें वन साइड मोहब्बत है, दूसरी साइड मोहब्बत नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी है पर इधर पे नहीं है। तो गुड सेंस और बैड सेंस आपको समझना पड़ेगा इस तरीके से। चलो आगे चलते हैं। टर्न ए डिफेयर। टर्न ए डिफेयर का मतलब है सुनकर अनसुना कर देना। आपने कुछ बात सुना और बता दिया भाई मैं बहरा हूँ, मतलब नहीं सुन रहा हूँ। तो डिसरिगार्ड, इग्नोर या रिफ्यूज करना। तो डोंट टर्न ए डिफेयर टू हर क्राइज फॉर हेल्प। मतलब डिफेयर मत करो, अगर वो रो रही है या रो रहा है कोई तो उसको सुनो, मतलब ऐसा सेंटेंस कहना चाहता है। तो टर्न ए डिफेयर का मतलब है अनसुनी करना। एट वंस विट्स एंड, ये एक ऐसा है जो आपके एग्जाम में कई बार आया यार। एट वंस विट्स एंड, एट द सी। मैं बताता हूं, इसके ऑप्शन में आपको ये भी देखने को मिल सकता है एट द सी। एट वंस विट्स एंड, एट द सी, इसका मतलब होता है पजल्ड होना, कंफ्यूज होना, परप्लेक्स्ड होना। तो पजल्ड, कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड ये अपने आप पे सिनोनिम्स है। अगर इसके फ्रेज देखें तो एट वंस विट्स एंड बोल सकते हैं, एट द सी बोलते हैं, मतलब आप उलझन में हो, आपको पता नहीं क्या करना है। समझ में आया? तो याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाने वाला इडियम है। आई एम एट माई विट्स एंड, आई डोंट नो हाउ टू हेल्प हिम। मतलब मैं इस टाइम पे एट विट्स एंड हूं, मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। अगला है टू फाइट टूथ एंड नेल। दांत और नाखून दोनों से लड़ना। दांत और नाखून दोनों से लड़ना, इसको ऐसे याद कर सकते हो, दांत से काट रहे हो, नाखून कोंच रहे हो, मतलब पूरी क्षमता से लड़ाई कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो टू फाइट इन ए डिटरमाइंड वे, बहुत जिद होके जो है लड़ाई लड़ना। फॉर व्हाट यू वांट, जो तुम्हें चाहिए उसके लिए। आई वॉन्ट दिस जॉब सो आई एम गोइंग टू फाइट टूथ एंड नेल फॉर इट। मुझे ये जॉब चाहिए तो मैं पूरी मेहनत से, पूरी जी जान लगा के लड़ाई करने वाला हूँ। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपको करनी चाहिए लड़ाई। किस तरीके की लड़ाई करनी चाहिए? फाइट टूथ एंड नेल की तरह करना चाहिए। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर यूज्ड एज ए वे ऑफ टॉकिंग अबाउट जेलेसी। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब हो गया, ये इस्तेमाल किया जाता है जलन के लिए। माई डॉटर ऑफन succumbs to the green-eyed monster when she sees the toys that her friends have। मेरी जो बेटी है ना, मतलब उसकी जो आंखें होती है ग्रीन आइड मॉन्स्टर की तरफ हो जाती है जब वो किसी के पास जो है, अपने दोस्त के पास ये देखती है कि उसके पास क्या है, उसके पास खिलौना है और मेरे पास नहीं है। तो एक तरीके का जलन का भावना है। जब कोई ग्रीन आइड अपना कर लेता है, इसका मतलब वो दूसरे से जल रहा है। समझ रहे हो ना? ग्रीन आई मॉन्स्टर का मतलब जलन है। जिसकी आंख में ये ग्रीन आई है ना, उसका मतलब है कि वो जल रहा है, किसी चीज, कोई चीज उसे चाहिए, अब उसके अंदर जलन हो रही है, उसके पास क्यों नहीं है। ये सारे के सारे PYV है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। सेट द रिकॉर्ड स्टेट। सेट द रिकॉर्ड स्टेट का मतलब होता है सही सही विवरण देना, गिव ए करेक्ट अकाउंट। आई वुड लाइक टू सेट द रिकॉर्ड स्टेट ऑन ए फ्यू पॉइंट्स। मैं मतलब सीधी सीधी बात करना चाहता हूं कुछ पॉइंट्स पे, ठीक है ना। गुड समराटियन जब इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है नेक आदमी। गुड समराटियन का मतलब होता है नेक आदमी, हेल्पफुल पर्सन बोलते हैं। ए गुड समराटियन ऑफर्ड अस ए रूम इन हिज हाउस। एक अच्छे आदमी ने हमें जो है अपने घर में रूम ऑफर किया। तो गुड समराटियन ये आपके एग्जाम में तकरीबन कुछ नहीं तो 20 दफ़ा तो पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और एक दूसरा आता है बैड ब्लड, जिसको बोलते हैं मनमुटाव होना, बैर में होना जो है, और एंग्री फीलिंग बोलते हैं। अगर आप बैड ब्लड में हो तो इसका मतलब है कि आपको दूसरे के साथ थोड़ा गुस्सा है। तो देयर इज़ ए लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन दोज टू फैमिली। दो परिवारों के बीच में बहुत बैड ब्लड है, मतलब बहुत इनमिटी है, बहुत शत्रुता है, मनमुटाव है। अगला है टू गो टू द होल हॉग। टू गो टू द होल हॉग का मतलब है किसी कार्य को करने के लिए ठीक से प्रयास करना, ठीक है ना, उसे ठीक से संपन्न करना।
तो डू इट कंप्लीटली, किसी काम को जो है पूरी तरीके से करना, टू गो टू द होल हॉग। एंड वेन यू आर क्लेम्ड दैट मच लैंड, वाई नॉट गो टू द होल हॉग एंड पुट ए रूफ ओवर इट एज वेल। इसको तो आप हिंदी में सीधे सीधे याद कर लो कि अगर आप होल हॉग जाते हो, टू गो टू द होल हॉग का मतलब अगर आप होल हॉग जाते हो मतलब आप किसी काम को ठीक ठीक पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। इससे आपको याद रह जाएगा आपको हमेशा। लेआउट, लेआउट का मतलब होता है खर्च करना, लेआउट का मतलब होता है खर्च करना। सी विल बी विलिंग टू ले आउट $2000 फॉर ए वॉशिंग मशीन। वो मतलब विश कर रही है कि वो 2000 रुपये खर्च करेगी, लेआउट करेगी जो है वॉशिंग मशीन के लिए। तो लेआउट आपका एक तरीके से फ्रेजल वर्ब के अंदर आ जाएगा, जो इडियम्स में भी कभी कभी पूछ देता है। इसका मतलब होता है लेआउट का मतलब होता है खर्च करना। आपने ये भी सुना होगा ना, लेआउट डाल देना, लेआउट बता दो कि लेआउट क्या है, विवरण क्या है, कैसे कैसे बनेगा। ये लेआउट इस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, खर्च करने के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, स्पेंड करने के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। तो लेआउट करने का मतलब है खर्च करना भी होता है। चलो आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं अपन वर्ड सीरीज की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लटर। फ्लटर का मतलब होता है लहराना या फड़फड़ाना। फ्लटर का मतलब होता है लहराना या फड़फड़ाना। आज के समय में जैसे अगर आप देखोगे, आप ऐप देखते हो तो ऐप में कुछ लैंग्वेज आती है, जब उसे कोड किया जाता है तो अलग अलग तरीके की लैंग्वेज आती है। तो आजकल मोबाइल एप्लीकेशन फ्लटर लैंग्वेज पे कोड की जाती है। तो फ्लटर का मतलब क्या है हिंदी में, लहराना या फड़फड़ाना। और इस नाम पे भी नाम रख दिया जाता है, लैंग्वेज का नाम रख दिया गया है। तो टू मूव लाइटली और क्विकली, तो अगर फ्लटर कर रहे हो तो आप फ्लोट कर सकते हो, ड्रिफ्ट कर सकते हो, सीवर कर सकते हो, ट्रेम्बल कर सकते हो। ट्रेम्बल और सीवर क्या होता है? हिलना, कांपना। अब स्टेडी का मतलब क्या है? आप एकदम स्थिर हो, काम शांत हो, रिमेन हो, स्टैंड स्टिल हो। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो फ्लटर का लहराना, लहराने से रिलेटेड शब्द ड्रिफ्ट हो सकता है। ड्रिफ्ट आपने सुना है ना, वो मूवी देखी है टोक्यो ड्रिफ्ट, जिसमें एक गाड़ी यूं आती है, टर्न पे लेके जाती, ब्रेक मारते, फिर यूं घूमती है। देखा ना टोक्यो ड्रिफ्ट? बहुत मज़ा आता है। जो हॉलीवुड पिक्चर देखना पसंद करते हैं, मेरे को मतलब ये पिक्चर कभी पसंद नहीं आई। मेरा छोटा भाई है, वो अपने कार का बहुत शौकीन है। मतलब वो ऐसा है कि उसे हर कार की जानकारी है। तो जब वो मूवी देखता है तो मेरे को हमेशा बोलता है, भाई वो ये देखो क्या ड्रिफ्ट मार रही। तो मैं उससे पूछ रहा था कि ये ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है। तो उसने सिखाया कि अभी देखना कि भाई वो गाड़ी तेज से चला के आएगा, ब्रेक लेगा और यूं झूम से स्वैप कर जाएगा। समझ में है? तो और सीवर का मतलब कांपना होता है, ट्रेम्बल का मतलब भी कांपना होता है। तो ये सब हिलने से रिलेटेड शब्द है। फ्लटर, ड्रिफ्ट, सीवर और ट्रेम्बल सब हिलने से रिलेटेड शब्द है। प्रायोरिटी एक ऐसा शब्द है जो आम भाषा में बोला जाता है, जिसकी प्राथमिकता हिंदी मीनिंग होती है। तो इसके लिए अगर हम ये देखें कि कौन कौन से ऐसे और शब्द है इसके सिनोनिम्स में जो सीखने को हो सकते हैं, तो प्रेफरेंस ये नॉर्मल सा शब्द है। प्रीरोगेटिव एक ऐसा शब्द है, या प्रेसिडेंस अगर मैं बोलूँ तो ये दो ऐसे शब्द है जो आपको सीखने की जरूरत है। प्रेसिडेंस सेट करना मतलब प्राथमिकता सेट करना। प्रेसिडेंस सेट करना इसका मतलब होता है प्राथमिकता सेट करना, प्राथमिकता सेट करना। प्रीरोगेटिव का मतलब होता है पहले रिक्वायर्ड जो चीज़ होती है, मतलब प्राथमिक हो गई, पहले जो रिक्वायर्ड चीज़ है। तो ये दो शब्द है जो अपनी डिक्शनरी में और आप ऐड कर सकते हो। इन्फीरियरिटी, सुपीरियरिटी। इन्फीरियरिटी मतलब कम आवश्यकता हो जिसकी, लास्ट की हो। सबसर्वियंस आप बोल सकते हो। सबसर्वियंस मतलब बाद के मतलब की है, प्राथमिक मतलब नहीं है। तो ये शब्द आप अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। मेरे को एक और बात बतानी है आपको कि मैं जब सिनोनिम्स पढ़ता था तो मैं हमेशा सिनोनिम्स पढ़ता था, उनके साथ कभी मैं एंटोनिम्स नहीं पढ़ता था। मैं ज़्यादातर शब्दों की मीनिंग जानना पसंद करता था, क्योंकि ऑप्शन देख के ये पता चल जाता है भाई ये इसकी मीनिंग में आता है, ये इसकी मीनिंग में नहीं आता, ये इसकी अपोजिट मीनिंग में हो सकती है। तो मीनिंग याद करना सबसे बेहतर तरीका होता है। एंटोनिम इग्नोर करो। वैसे कहो तो मैं अगली क्लास से कमेंट सेक्शन में एंटोनिम रिमूव कर देता हूँ, लेकिन एंटोनिम मैंने लिख लिया है क्योंकि किताब में लिखा हुआ है कि आप इस बात को जानो भी, समझो कि हाँ इसके ये एंटोनिम्स हो सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हो। लेकिन पूरा फोकस अगर आप सिनोनिम्स में करोगे तो ये चीज़ें याद हो पाएगा। एंटोनिम्स में कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो मेरे को लगता है याद करते वक्त ज़्यादा एंटोनिम्स में मत जाओ। आप सबकी हिंदी मीनिंग पे चलो, कि अगर हिंदी भाषी बच्चे हो तो सब हिंदी मीनिंग पे चलो, और जो हिंदी भाषी बच्चे नहीं है, यहाँ इंग्लिश मीनिंग भी लिखा हुआ है, पर मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ आपको हिंदी मीनिंग से समझा सकूँ। डुप्लीकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेट से बना हुआ है, मतलब प्रतिलिपि हो गई। तो सिमुलेशन, जब आप सिमुलेट करते हो तो किसी चीज़ को दोबारा रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हो, सेम प्रोसेस को। फैजिमाइल एक शब्द है जिसका मतलब होता है कॉपी। फैजिमाइल एक शब्द है जिसका मतलब है कॉपी।
या क्लोन आप बोल सकते हो। ये एक ऐसा शब्द है जो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आपके बहुत ज़्यादा शब्द पूछा गया है। तो फेजिमाइल पूछा जाता है, और जिसके उसमें क्या कहते हैं कि ऑप्शन में जो आपको मिलता है, इसका ऑप्शन मिलता है कॉपी। ये शब्द आपको याद रखने की जरूरत है। और कई बार इसके सिनोनिम में सिमुलेशन भी मिलता है, कई बार इसके ऑप्शन में सिमुलेशन भी सिनोनिम्स में मिलता है। तो अगर कोई चीज़ डुप्लीकेट है, अपोजिट क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई चीज़ डुप्लीकेट है तो ओरिजिनल के साथ साथ रियल भी हो सकता है। जो रियल है तो वो मतलब डुप्लीकेट नहीं है। हम प्रोटोटाइप बोलते हैं तो वो पहली प्रति बनाते हैं, ये पहली प्रति होती है, इसके बाद हम डुप्लीकेट करते हैं। प्रोटोटाइप हमने समझा था ना कि जब हम पहली प्रति बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। डुप्लीकेट करते हैं तो वो उसको दोबारा रेप्लिकेट करते हैं। तो प्रोटोटाइप पहला प्रति है और डुप्लीकेशन उसका दूसरा प्रति समझ में आएगा। जब फेजिमाइल करते हैं तो उसकी दूसरी कॉपी निकालते हैं। अब अगला शब्द है डायलेट करना। जब हम डायलेट करने की बात करते हैं, डायलेट शब्द है, तो हमें एक और शब्द आता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज की मात्रा को कम करना, डाइल्यूट करना। लेकिन यहाँ पे डायलेट है तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे डायलेट जो होता है उसको क्या कहते हैं, चौड़ा करना। मेक और बिकम वाइडर, लार्जर, आर मोर ओपन। तो जब हम डायलेट करते हैं किसी चीज़ को तो वाइडन करते हैं। जब हम डायलेट करते हैं किसी चीज़ को तो वाइडन करते हैं। आप इस डाइल्यूशन से मत कंफ्यूज होना कि इससे बना हुआ है। डायलेट का मतलब होता है वाइडन करना, चौड़न करना। तो बॉर्डन बोल सकते हो, इनलार्ज करना बोल सकते हो। तो ये एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसा शब्द है जो हमारी डिक्शनरी में बहुत पहले से है, लेकिन ये डायलेट शब्द नहीं है। और ये एग्जाम में आपके एक बार आया हुआ है तो इसको याद करना बहुत जरूरी है कि दोबारा भी आ सकता है डायलेट करना। तो जब आप किसी चीज़ को डायलेट करते हो तो आप उसको चौड़ा करते हो। ऑब्सेशन की बात करें तो जब आपको किसी चीज़ का ऑब्सेशन होता है तो आपको सनक होती है, जुनून होती है कि मुझे चाहिए तो चाहिए। अब अगर इसके बाद हम बोले इसके सिनोनिम्स की तो हम कंपल्सन कह सकते हैं, डिल्यूजन कह सकते हैं। आप किसी चीज़ के लिए इंथुसियास्ट हो, मतलब किसी चीज़ के लिए आपका ऑब्सेशन है, तो ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो ऑब्सेशन आपके एग्जाम में पिछले समय में आया हुआ है और अब दोबारा आने के चांसेस इसके तो मेरे को नहीं लगता कि है कि दोबारा ही आएगा। देखो, इटिनरेंट और इटिनरी एक चीज़ आती है। इटिनरेंट मतलब होता है जो भ्रमण करने वाला होता है, और इटिनरी जो शब्द होता है उसका मतलब ये होता है कि आपकी यात्रा का विवरण। इटिनरी का मतलब होता है यात्रा का विवरण, और इटिनरेंट वो होता है जो भ्रमणकारी होता है, जो भ्रमण कर रहा होता है, जो यात्रा कर रहा होता है। नोमैडिक याद है, घुमक्कड़ जिसको बोलते हैं, एक ऐसी प्रजाति होती है जो एक जगह रुकते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर तीसरी जगह जाते हैं, फिर तो ये जो नोमैडिक है वो इटिनरेंट होते हैं, एक तरीके का भ्रमणकारी होते हैं। वंडरिंग मतलब टहलने वाला बोलते हैं। इसके अपोजिट में सेटल्ड हो सकता है, परमानेंट हो सकता है। अच्छा, अब इसके अगला शब्द बताए कन्विक्ट। ये हम इतना आजकल सुनते रहते हैं, कन्विक्ट होना, कन्विक्ट होना, कन्विक्ट होना, मतलब दोष साबित हो जाना एक तरीके से, ठीक है ना, दोषी ठहर जाना। तो डिक्लेयर समवन टू बी गिल्टी ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस बाय द वर्डिक्ट ऑफ ए जूरी और द डिसीजन ऑफ ए जज इन ए कोर्ट ऑफ ए लॉ। अगर आप कन्विक्ट बोल रहे हो आप उसको क्रिमिनल बोल सकते हो, आप उसको कल्प्रिट बोल सकते हो, आप उसको प्रिजनर बोल सकते हो। और जो क्रिमिनल नहीं है, जो कन्विक्ट नहीं है, आप उसको विक्टिम बोल सकते हो। भाई क्रिमिनल है वो जिसने क्राइम किया है, जिसके ऊपर हुआ, उसको विक्टिम बोलते हैं। एक्विट बोल सकते हैं इसके अपोजिट में कि किसी चीज़ को छोड़ दिया गया, यहाँ पे कन्विक्ट कर दिया, और उसके अपोजिट में हो सकता है एक्विट कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया है। अगला है ऑस्टेंटेशन। इसका मतलब हो सेखी बगाड़ना, सेखी बगाड़ना। पॉम्प एक नया शब्द है, ये जो अगर आप देखोगे तो ये एक नया शब्द है। बोस्ट आपने सुना है, बोस्ट शब्द। बोस्ट शब्द का मतलब होता है सेखी, डिंगे मारना। बोस्ट, जब आप बोस्ट करते हो तो आप डिंगे मारते हो, डिंगे मारते हो। और हर ग्रुप में कोई ना कोई दोस्त होता है जो हमेशा बोस्ट करता है, डिंगे मारता है। अफेक्टेशन भी शब्द है जिसका मतलब वही है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये सारे के सारे शब्द जो है, चाहे हम पॉम्प की बात करें, चाहे अफेक्टेशन की बात करें, चाहे बोस्ट की बात करें, चाहे हम ऑस्टेंटेशन की बात करें, ठीक है ना, ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं जो डिंग मारने से रिलेटेड है, जिनको आपको याद करना पड़ेगा। तो ये शब्द याद करो। स्पेलिंग कैसे याद करोगे? ओएस फिर टेंट, ओजस फिर टेंट, TENT, टेंट वाला टेंट याद रख सकते हो। फिर एशन, ओएस टेंटेशन, इसको ऐसे याद कर सकते हो। ओएस टेंट एशन ऐसे भी याद कर सकते हो। स्पेलिंग याद करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर जो कोई वर्ड आपको डिफिकल्ट मिले तो उसको थोड़ा ब्रेक करो, थोड़ा उस पर ठहराओ। जो है मैं इसको कैसे याद सकता हूँ, ओ टेंट वाले,
ज़्यादा ऐशन मत दिखाओ, मतलब ज़्यादा सेखी मत बाढ़ो। अब मेरे को याद हो जाएगा। ओ टेंट वाले मेरे से ज़्यादा टशन मत दिखाओ, ओ टेंट वाले मेरे से ज़्यादा टशन मत दिखाओ, मतलब मेरे से ज़्यादा सेकी मत बाढ़ो। क्योंकि पंप तो कोई भी कर सकता है, पंप तो कोई, हवा तो कोई भी भर सकता है, पंप तो कोई कर सकता है, मतलब सेकी तो कोई भी बाढ़ सकता है। मेरा दोस्त भी बहुत बोस करता है, और बहुत सारे ग्रुप हैं जो अफेक्टेशन करते हैं, मतलब सेकी मारते हैं। तो इस तरीके से जब आप अपने अंदर थोड़ा सा इस तरीके का जब करते हो ना, मंथन करते हो अपने आप को, शब्दों को ब्रेक करते हो, इसको जब पढ़ते हो तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। ओ टेंट वाले टशन मत दिखाओ, मेरा दोस्त भी बहुत पंप करता है, बहुत सेकी मारता है जो है, ठीक है ना, बोस करता है। तो सारे शब्द एक साथ आपके दिमाग में कनेक्ट हो जाएंगे, पर थोड़ा ऐसे शब्दों में ठहरना होता है जिनके सारे के सारे शब्द नए होते हैं। अब सेखी मारने से अगर हमने शब्द देख लिया, 4-5 देख लिया, हमने ऑस्टेंटेशन देख लिया, हमने पंप देख लिया, हमने बोस देख लिया, हमने अफेक्टेशन देख लिया, ठीक है ना, इसको भी बहुत आसानी से याद कर सकते हो। अफेक्ट सब तो याद ही रहता है ना आपको। अगर जब भी हम अफेक्ट आए तो आपको ये भी आना चाहिए, एक तो इफेक्ट भी होता है, एक तो अफेक्ट भी होता है। तो अफेक्ट फिर एक्शन, तो ये बोलते हैं ना बहुत भाई किसी का आदमी है तो अफेक्ट दिखा के, प्रभाव दिखा के बहुत टसन दिखाता है, तो याद हो गया कि भाई ये बंदा भी बहुत सेखी मारता है। अफेक्टेशन, अफेक्टेशन जो शब्द है यहां से भी आप कनेक्ट कर पाओगे। तो 4 शब्द आपने सीख लिया है भाई कि टेंट वाला सेखी बगार रहा है, प्रभाव वाला सेखी बगार रहा है, बोस्ट कर रहा है भाई, पंप कर रहा है, बहुत पंप कर रहा है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, चारों शब्द याद हो जाएगा। इसके एंटोनिम में बात करें तो हम मॉडेस्टी की बात कर सकते हैं, सिंप्लिसिटी की बात कर सकते हैं। नॉर्मल लोग हैं भाई, मॉडेस्ट हैं, सिंपल हैं। तो आई होप ये शब्द याद हो गया होगा। अब जब घर में बैठ के इसको याद करते हैं यार तो नहीं याद होता है। अब जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको 3-4 मिनट इसी पर्टिकुलर वर्ड पे दे दिया, आपको इसको पूरा सिखा भी दिया कैसे याद करें, तो याद हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि घर पे बैठे बैठे चीज़ें याद नहीं रहती और फिर वीडियो से वो चीज़ याद हो जाती है। तो जो बच्चे बहुत कमज़ोर है, जो अपने से नहीं कर पाते, उनके लिए सीरीज़ बहुत हेल्पफुल रखने वाली है। फिर अगला है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन तो सभी जानते हैं, चयन ये सीखने जैसी चीज़ नहीं है। अब लेकिन सिनोनिम्स में देखना है कि कौन कौन से ऐसे हैं शब्द हैं जो सीखने लायक है। तो सिलेक्शन का मतलब हो गया प्रेफरेंस, ये इसके सिनोनिम्स में है, ये भी आप जानते हो, ठीक है ना। कलेक्शन बोल सकते हो, ये इसके सिनोनिम में आ सकता है, सिलेक्शन, कलेक्शन, ठीक है ना। रिफ्यूजल और रिजेक्शन, तो ये सारे शब्द इजी हैं, मतलब इसको सीखने की जरूरत नहीं है, आपकी डायरी में ऑलरेडी है, तो आप इसको टिक लगा के छोड़ दो। कोई मतलब नहीं है कि इसको पढ़ो, दोबारा पढ़ो, रिवाइज करो, रिवीजन की नीड ही नहीं है। अब जैसे यहाँ है, आप इसको एक बार स्टार मार्क कर सकते हो कि हाँ ये याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि सारे शब्द नए थे। 2-3 बार रिवाइज करोगे और एक बार वीडियो खोल के देख लोगे, यही नहीं भूलेगा, बाकी सब भूल जाएगा पर यही नहीं भूलेगा। अगला है टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब होता है निष्क्रिय। टॉर्पिड का मतलब होता है निष्क्रिय, मेंटली और फिजिकली इनएक्टिव। तो इनएक्टिव इसका क्या हो सकता है, इसका सिनोनिम्स हो सकता है। एपैथेटिक एक नया शब्द है जो आपके डिक्शनरी में होना चाहिए। डोरमेंट का मतलब सुस्त होता है। ड्राउसी का मतलब झपकी लेने वाला आदमी हो गया जो एकदम सुस्त पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और इनर्ट बोल सकते हो, इनर्ट बोल सकते हो जो निष्क्रिय है। इनर्ट गैसेस नहीं बोलते हो। तो इनर्ट और जो टॉर्पिड है, ठीक है ना, ये अपने आप में एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। अब जो ये वाले शब्द है ये तो अपने को पता है, ड्राउसी मतलब झपकी पता है, डोरमेंट सुस्त रहने वाला पता हो गया। एपैथेटिक एक शब्द है जो आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा कि इसका मतलब भी सुस्त होता है। अब अपोजिट की बात करें तो एक्टिव हो सकता है, एनर्जेटिक हो सकता है, लाइवली हो सकता है इसके एंटोनिम में। तो टॉर्पिड नया शब्द जिसका इनर्ट, ड्राउसी, डोरमेंट, एपैथेटिक जो शब्द है ये आपका पूरा सिनोनिम्स में इसके आ गया। तो जो सीखने वाला शब्द था वो ये वाला शब्द है जो सीखने लायक है। अब फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे। ब्रेक कल हमने बहुत सीखा था, अभी ब्रेक खत्म नहीं हुआ। कल हमने ब्रेकअप की बात नहीं की थी, आज हम ब्रेकअप की बात करने वाले हैं। ब्रेकअप 2 जगह इस्तेमाल होता है। जब ब्रेकअप होता है तो टू एंड होता है, डिस्पर्स होता है, भंग होना है। तो ब्रेकअप का मतलब सेपरेट भी होता है, जब आप अपनी महिला मित्र के साथ सेपरेशन करते हो। मुझे लगता है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबका ब्रेकअप हुआ होगा एक बार। तो मेरा भी ब्रेकअप हुआ है एक बार ज़िंदगी में, मतलब मैं अभी मैरिड हूँ, मेरी एक बच्ची भी है। और जब पहली मोहब्बत में होते हैं तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि दुनिया में बस यही वो परी है, यही वो हुस्न है, यही वो दुनिया पूरी मेरी इसी में बसी हुई है, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस यही लड़की मिल जाए दुनिया में, बाकी सब भाड़ में जाए।
और फिर किसी को नहीं मिलती, मतलब 99% लोगों को नहीं है मिलती है, सबका पहला ब्रेकअप होना तय होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कुछ लोग लकी होते हैं, मैं तो ये बोलूँगा जिनका नहीं होता वही ज़्यादा लकी है। तो ब्रेकअप हमारा भी हुआ है। अब ब्रेकअप होने के बाद कहते हैं ना लोग दोबारा मोहब्बत नहीं होती है। दोबारा मोहब्बत हुई। पहले बार जब हम मोहब्बत में गए तो 7 साल तक मोहब्बत चली, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर 5 साल ज़िंदगी बर्बाद हुई, उसके बाद फिर से दोबारा मोहब्बत हुई, फिर 7 साल तक रिश्ते में रहे। लेकिन इस बार डिसाइड किया बस हो गया, एक बार धोखा होता दोबारा नहीं होता, इस बार ब्याह करके ले आएंगे। अपन ब्याह करके फिर ले आए। तो ब्रेकअप आई थिंक ये सबको पता, सिखाने की जरूरत नहीं है। ब्रेकअप का मतलब होता है अलग होना किसी महिला मित्र के साथ, जो है सेपरेशन की बात करते हैं। ये ब्रेकअप का एक और मीनिंग भी होता है, इसको इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को भंग कर देना, टू एंड कर देना। तो सीइंग द पुलिस द क्राउड ब्रोकअप, पुलिस को देख के क्राउड क्या हो गई, जो इकट्ठी थी वो ब्रोकअप हो गई, मतलब हो गई वो डिस्पर्स हो गई, वो हट गई, भंग हो गई, मतलब छित्र बित्र होकर फैल गई। तो ब्रेकअप का इस्तेमाल इस जगह भी करते हैं। अब आगे एक और शब्द है जो पढ़ेंगे, ब्रेक थ्रू करना। जब आप कोई चीज़ ब्रेक थ्रू करते हो, कहते हैं ना ब्रेक थ्रू मिल गई, तो नई डिस्कवरी होती है। टू डिस्कवर ए सीक्रेट, रहस्य की खोज करना। देयर इज नो ब्रेक थ्रू इन द रॉबरी केस। रॉबरी केस में कोई ब्रेक थ्रू नहीं, मतलब कोई नई चीज़ नहीं पता चली, जो सीक्रेट था वो उभर कर बाहर नहीं आया। तो ब्रेक थ्रू का मतलब नई जानकारी बाहर निकल के आने के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है ब्रिंग अबाउट और ब्रिंग अलोंग। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कि होने का कारण होना, टू कॉज टू हैपन। द साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट ए रिवाइवल ऑफ द कंपनीज फॉर्च्यून। जो अभी एक इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई गई, जो कि बहुत साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई गई, वो ब्रॉट अबाउट की, वो लेके आई, वो कारण बनी रिवाइवल ऑफ द कंपनीज फॉर्च्यून। जो कंपनी का फॉर्च्यून था जो खराब हो गया था, ठीक है ना, उसके रिवाइवल के लिए क्या बनी, वो कारण बनी। तो जब आप क्या करते हो, जब आप ब्रिंग अबाउट होते हो, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के होने का कारण होते हो। ब्रिंग अलोंग होता है टू टेक समवन समथिंग, साथ लाना किसी को। ब्रिंग योर सन अलोंग विथ यू व्हेन यू कम हेयर। तुम जब इधर आओगे तो अपने जो बेटे को है उसको ब्रिंग अलोंग करना, मतलब साथ में लेके आना। तो ब्रिंग अलोंग का मतलब किसी को साथ में लेके आना है, और ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन होना, होने का कारण होना। जब भी आप फ्रेजल वर्ब पढ़ते हो तो हमेशा ध्यान रखना, फ्रेजल वर्ब बगैर सेंटेंस के ना आप समझ सकते हो, ना आप याद कर सकते हो, और हिंदी का सहारा लेके आप याद रख सकते हो। कई बार रिवाइज करके सेंटेंसेस में यूज करके जो आप इसे पढ़ाई कर सकते हो। अब देखो जैसे अपन 5 डिस्कशन कर रहे हैं एक दिन में, तो 5 पढ़ना ज़्यादा आसान है। यही 20 पढ़ने लगोगे कुछ याद नहीं रह जाएगा। अब इसको 2-3 बार रिवाइज करके 1-1.5 मिनट में तो लगेगा रिवाइज करने में। अगर आप पर्सनली पढ़ रहे हो 1 मिनट में 4 बार रिवाइज हो जाएगा 5। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस पढ़ना, समझना, कई बार जरूरत पड़ती है तो अपने से एक आध सेंटेंसेस फ्रेम कर लेना जो है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अगर अपन डिस्कस करें फिक्स प्रीपोजिशन, तो आज अपन बात करेंगे एडमिट। अपने साथ देखो, ध्यान से देखना, 3 प्रीपोजिशन ले रहा है, एडमिट टू, एडमिट ऑफ और एडमिट इनटू। जब एडमिट इनटू होते हैं तो एडमिटेंस होता है, मतलब आपका किसी हॉस्पिटल या किसी जगह पे एडमिट होना होता है। और एडमिट टू जब लेते हो इसका मतलब होता है आपका एडमिशन। तो ही वॉज एडमिटेड टू द स्कूल ऑन मेरिट, वो स्कूल में एडमिटेड टू हुआ, मतलब उसका एडमिशन हुआ है। तो जब आप एडमिट टू होते हो इसका मतलब आपको प्रवेश मिलता है। क्या मिलता है? प्रवेश मिलता है किसी स्कूल कॉलेज में, प्रवेश मिलना। एडमिट ऑफ का मतलब होता है स्कोप ऑफ। योर क्राइम डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, मतलब तुम्हारा जो क्राइम है ना वो मतलब एक्सक्यूज को एडमिट ऑफ नहीं कर रहा, मतलब कोई चांस नहीं होता। तो जब एडमिट ऑफ का मतलब होता है कोई चांस होना या ना होना, कोई चांस होना ना होना, या स्कोप होना ना होना, किसी चीज़ का स्कोप होना ना होना। और एडमिट इनटू, एडमिटेशन होता है ही वॉज एडमिटेड इनटू द रूम ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब आपको एंट्री मिलना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्री मिलना, जनरल एंट्री। मतलब स्कूल की एंट्री बात नहीं कर रहे हैं, जनरल एंट्री मिलने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हॉस्पिटल में एंट्री मिलना, किसी को ऑफिस के अंदर एंट्री मिलना, समझ में आया। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है जो है एडमिट इनटू, तो ध्यान रखिएगा, इसका कोई खास यूज भी नहीं आता है। सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो ये ऑफ यूज होता है। सेंटेंसेस याद रखोगे तो आप ऐसा आपको एडमिटेड टू, एडमिटेड ऑफ और एडमिटेड इनटू सब याद रहेगा। इसके बाद है एलाइट ऑन और एलाइट फ्रॉम, ये आपके उसमें आ सकता है। एलाइट फ्रॉम जो होता है वो किसी बस से हो सकता है, कार से हो सकता है, ट्रेन से हो सकता है। एलाइट ऑन का मतलब द ग्राउंड होता है, उतरना। एलाइट ऑन का मतलब होता है उतरना। द बर्ड्स एलाइटेड ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस, जो पक्षी है वो क्या है, मान लो यहाँ इस पे उतरी हुई है, हम ये कह सकते हैं। और एलाइट फ्रॉम जब लगाते हैं तो बस से, कार से, ट्रेन से हो सकता है। बस से, कार से, ट्रेन से जब उतर रहे होते हो तो आप एलाइट फ्रॉम का इस्तेमाल करते हो।
जब आप ग्राउंड की बात करते हो, छत के ग्राउंड पे कुछ एलाइट हुआ है जो है, तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं। ये भी बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन मतलब ऐसा है कि आप इसको थोड़ा सा पढ़ लो और रिवाइज करने की ज़रूरत मेरे को नहीं लगती। एडमिट टू याद रखो, एडमिट टू याद रखो, और एडमिट ऑफ याद रखो। यही दो का आपके एग्जाम में लेना देना रहता है, बाकी इसमें से किसी का लेना देना नहीं रहता। एक बार ये आया है एलाइट जो है, तो एलाइट फ्रॉम, मैं इसको कैसे याद करता था, एलाइट फ्रॉम ए बस, कार या ट्रेन, और एलाइट ऑन द ग्राउंड, मैं इसको ऐसे याद रखता था। आप चाहो तो इसे याद रख लो, याद ही करा देता हूँ। एलाइट ऑन द ग्राउंड और एलाइट फ्रॉम ए बस, कार और ट्रेन। तो ये रिदम याद रह जाता है, तो जब भी आपको एग्जाम में आएगा, देखने को मिलेगा, तो आप इसे सॉल्व कर पाओगे, अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अब बात आती है आज के दिन के जो है क्लोजनेस रिलेटेड होमोफोन्स की। अब देखो, एक शब्द है इल्यूजन, एक शब्द है एल्यूजन। जब एक वो इल्यूजन जो जिसको भ्रम बोलते हैं, ये बहुत कॉमन सा शब्द है, उसकी स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, आई से स्टार्ट होती है। ध्यान से देखो, इल्यूजन का मतलब भ्रम, और जिसको बोलते हैं अनरियल। और दूसरा होता है एल्यूजन, ALLUSION, इसका मतलब होता है इशारा। इसका सेंटेंस में यूज देखना बहुत जरूरी है। हिज स्टेटमेंट वॉज सीन एज एन एल्यूजन टू द रिसेंट ड्रग रिलेटेड किलिंग्स। उसका जो स्टेटमेंट है वो रेफरेंस के तौर पे देखा गया है। किस तौर पे देखा गया है, रेफरेंस के तौर पे देखा गया है रिसेंट ड्रग रिलेटेड किलिंग में। तो एल्यूजन का मतलब इशारा या फिर रेफरेंस याद कर सकते हो, और इल्यूजन का मतलब अनरियल या भ्रम। अगला है एल और एल। एक तो एल होता है जिसका मतलब होता है बीमार होना, AIL, और ALE जो होता है इसका मतलब होता है शराब। द चीप ड्रिंक्स वर एल एंड मेड। द चीप ड्रिंक्स, जो चीप का ड्रिंक्स था वो क्या था, एल एंड मेड था। और एल मतलब बीमार होता है, मतलब सफर होना, सताना होता है। सी हैज बीन एलिंग फॉर ईयर्स, वो बहुत लंबे समय से क्या है, बीमार है, सफर कर रही है। तो AIL, एल, समझ में आया। तो दोनों याद रखना, ये हिंदी में याद रखोगे ज़्यादा आसान यहाँ रहेगा कि एल, AL ये होता है जिसका मतलब होता है शराब होता है, और AIL इसका मतलब होता है बीमार होना। तो एल पी के आदमी क्या हो जाता है, एल हो जाता है, AIL, एल पी के एल हो जाता है, लेकिन दोनों एल की स्पेलिंग में बड़ा सा फ़र्क है। समझ में आया। तो ये रहे आज के आपके 100 से ज़्यादा वर्ड, 100+ वर्ड्स। ये सारे के सारे फिर से रिपीट करूँगा, PYV है। अगर आप एक सीक्वेंस से पूरी की पूरी सीरीज कर जाओगे, एक सिंगल चीज़ बाहर नहीं आएगी। आप अपना समय दो, हम आपको सिलेक्शन देंगे। अगर आप चाहते हो सारे का सारा 9000 वर्ड्स एक साथ एक जगह कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाए, तो इसके लिए आप माई पाठशाला ऐप पे जाओ, माई पाठशाला ऐप पर जाओ, और माई पाठशाला ऐप पर जाके आप 90 डेज़ वोकैब प्लानर, 90 डेज़ वोकैब प्लानर के नाम की एक बुक है, इसे आप बाई करो। आप इसे बाई करने के बाद जब इसे पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। मतलब आपकी जो वोकैब याद करने की स्पीड है वो बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट है, और बहुत मज़ा आएगा एक बार आपने इसे और इस पैटर्न को इस तरीके से पढ़ना सीख लिया। तो आज की क्लास में इतने ही। जल्द ही मैं अनाउंस करूँगा एक टेस्ट। तकरीबन आज 600 वर्ड्स हो गए हैं, 1000 वर्ड्स हो जाएगा, तो मैं कुछ टेस्ट रखूँगा जिससे आप लोग इस सीरीज़ को पढ़ने के बाद वो टेस्ट में देख पाओ कि आप परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और हम लोग वो टेस्ट थोड़ा तेज़ करेंगे, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो टेस्ट तेज़ नहीं करेंगे, वो टेस्ट तेज़ करेंगे अपन थोड़ा सा। ये लाइव रहने वाला है, किसी संडे को अनाउंस करूँगा जब मैं ये पूरा का पूरा कराऊँगा। आपको पूरा फुल टू रिवीजन कराऊँगा, मैं पूरा फुल टू रिवीजन कराऊँगा, ताकि रिवीजन भी आप मेरे साथ करते रहो और आने वाले एग्ज़ाम में इस सीरीज़ को कंप्लीट करने वाले बच्चे सबसे अच्छा परफॉर्म करें। चलो आज के दिन यही छोड़ता हूँ, कल वापस Day 07 के साथ फिर मिलूँगा आपके साथ।